नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं मीरा की वार्ता चैनल। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका नाम है पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल जी। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे शहर के विकास के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में अपना योगदान दिया और किस तरह से अभी वो व्यवस्थाओं को देखती हैं। मैम, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार ईशा जी। मैम, अभी आपने जिस तरह से आपका जो कार्यकाल था महापौर का, उसमें और अब में क्या अंतर आप देखती हैं? नहीं, देखिए, मेरे टाइम पर राजस्थान में पहली बार मेयर का चुनाव जो है वो सीधे निर्वाचन प्रक्रिया से हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन था, लोगों ने वोट दे करके चुना था। और अब जो मेयर चुने जा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के 2 हिस्से हो गए हैं, तो 2 मेयर हैं, और दूसरा पार्षदों द्वारा मेयर को चुना जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर होते हो तो सीधे जनता से भी आपका जुड़ाव भी होता है और आपकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप एक वार्ड का चुनाव जीत करके आते हो और फिर पार्षदों द्वारा जीते जाते हो तो जनता से उतना कनेक्शन भी नहीं हो पाता है और डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया का मुझे लाभ भी मिला है, जनता का बहुत स्नेह भी मिला है और मुझे मौका भी मिला है कि मैं जनता के काम कर पाऊँ। और मुझे खुशी भी है और संतुष्टि भी है कि लोगों ने अगर मुझे किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत की, मेरा जो कंप्लेन सेल था वहाँ पर मैं कहना चाहूँ कि मैं 100% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन 99% लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो उनको उसका कारण, वाजिब कारण जो है वो पता है। मैम, क्या उपलब्धियाँ रही थी आपके कार्यकाल में, कुछ आप बता? देखिए, मेरे कार्यकाल में मैं ऐसा कहूँगी, सबसे बड़ी बात तो कि जयपुर की जो हेरिटेज वैल्यू थी उसको हमने बहुत इंक्रीज़ किया। जयपुर की आपने चोपड़े के खंदे जो खाली हुए वे देखे, उस समय मीडिया ने भी बहुत सराहा जो अतिक्रमण जो निकला कि बड़ी चौपड़ हुई और बड़ी। और हमारा विचार भी यही था कि क्योंकि जयपुर की पहचान अगर पूरे विश्व में है तो वो उसकी अपनी हेरिटेज की वजह से। अगर पूरा विश्व जयपुर को गुलाबी नगरी की वजह से जानता है तो वो अपने हेरिटेज की वजह से जानता है और उसे बचाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और उस समय पर हमने न केवल अतिक्रमण से इसको मुक्त किया, फसाड वर्क का काम हुआ, जो चौड़ा रास्ता का जो इतना बड़ा नाला था जो 200 सालों में कभी साफ़ नहीं हुआ था, उसको हमने साफ़ भी करवाया और नया भी बनवाया उसको। तो ऐसे बहुत से काम हुए जो कि जयपुर के हेरिटेज को बचाने, संवारने का जिसने काम किया। और उसी का परिणाम है कि जयपुर को जब उस समय था तो आमेर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और फिर धीरे धीरे करके जंतर मंतर को उस समय मिला और फिर बाद में अब जयपुर के परकोटे को भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। तो एक धीरे धीरे सतत प्रक्रिया के माध्यम से ये हो पाया। और दूसरा सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ कि हमने करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई। जयपुर नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 24/7 लोगों के काम आता है। आप जन्म से लेकर के मरण तक काम आता है। कोई जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए, सुबह सीवर लाइन भी साफ़ होनी चाहिए, जगह भी साफ़ होनी चाहिए, लाइट भी चाहिए। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट में लोगों को ज़्यादा जिम्मेदार भी होना चाहिए और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आकर के बोल सकें, सब फ्रेंडली भी उसको होना चाहिए। तो करप्शन, मेरे से पहले ऐसे कहा था कि नगर निगम सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसे सज़ा भी मिली, चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो RAS हो, चाहे वो इंजीनियर हो। अगर उसने वहाँ पर करप्शन करता हुआ वो पाया गया तो उस समय पे शिकायत मिली। और मैं यूँ कहूँगी कि IAS पे तो कार्रवाई होने की शुरुआत ही तब से हुई, उसके पहले आपको कोई IAS ध्यान ही नहीं आएगा जिस पे कार्रवाइयाँ होती थी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जनता की समस्याओं का समाधान करना। और इसके लिए हमने एक राउंड टेबल मीटिंग भी शुरू की जिसमें चाहे बिल्डिंग प्लान हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, सभी अधिकारी एक ही राउंड टेबल पे बैठते थे। और ख़ासतौर से बिल्डिंग कमेटी जो होती थी, मतलब जो नक्शे जो पास करने होते तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। तो हमने अधिकारियों को और जो लोग थे जिनको चाहिए थी अपनी बिल्डिंग की परमिशन, उनको आमने सामने बिठाया, ऑन द टेबल उनकी समस्याएं सॉल्व की। और इसका परिणाम निकला कि
नो पेंडेंसी आ गई हमारे उसमें, या तो वो हो सकता है तो उसे क्लियर किया गया, और नहीं हो सकता तो उसे रिजेक्ट किया गया। पर लोगों को जो चक्कर काटने पड़ते थे डिपार्टमेंट में, उस व्यवस्था को हमने जो है राउंड टेबल मीटिंग के माध्यम से ख़त्म करने का काम किया। इससे हमने डेवलपमेंट में भी राउंड टेबल मीटिंग की, जहाँ पे फाइल्स जो हैं वो एक ही टेबल पे अटके नहीं, बल्कि एक जगह पर ही जेईएन से लेकर के सीईओ तक सब बैठे, और उस फाइल को अगर करना है तो उसको तुरंत प्रभाव से किया जाए, जिससे जनता का काम समय पर भी हो सके और करप्शन भी ना हो। और साथ ही साथ कई बार हम देखते थे कि काम अगर एक जगह पर नहीं होता तो किसी दूसरे ने भी उसी काम को कर दिया, दूसरे इंजीनियर ने भी उसी काम, और एक ही काम को दो बार करने के टेंडर हो गए, या टेंडर हो गए तो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं, लंबे समय तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो एक समाधान हुआ। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये 2 तो ऐसे जो प्रमुख काम थे जो कि सीधे जयपुर शहर के सम्मान से जुड़े हुए थे और जनता की समस्याओं से जुड़े हुए थे। वो मेरी प्रायोरिटी भी थी, और उन कामों में मुझे सफलता भी हासिल हुई। मुझे खुशी है कि उसमें मुझे जनता का भी भरपूर सहयोग दो हिस्से हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आज भी उसी ज्योति खंडेलवाल को याद करती है कि वो मैम थी, और इतना अच्छे से एक महिला होने के नाते वो सीधा अधिकारियों से काम करवा पाती थी। तो वो किस तरह से होता था? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, डायरेक्ट इलेक्शन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें, क्योंकि सीधे जनता का जुड़ाव होता है। और दूसरा, मैंने इस बात को भी, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि शहरी इन संस्थाओं को जो है वो मजबूत किया जाए, शहरी सरकार का दर्जा मिले, ये सेल्फ सस्टेनेबल भी हो, और सरकार के नाते अपने शहर के बारे में निर्णय भी ले सके, क्योंकि हर शहर की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। तो अगर वहीं के चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर शहर के बारे में निर्णय लेते हैं तो वो जनता की भावनाओं के अनुरूप होते हैं। ये राजीव गांधी जी की एक बहुत बड़ा सपना था, और इसी के नाते मैंने ये भी बार बार प्रयास किया कि शहरी सरकारों को स्ट्रेंथन करने का काम भी हो। ठीक है, उसके लिए काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा, कुछ जगह हमको मिला भी, कुछ जगह नहीं भी हुआ, लेकिन चूँकि ये चीज़ें दिमाग में थी तो उस चीज़ का ये लाभ हमें मिला कि उसी शहरी सरकार के तहत ही हमने उस समय जयपुर शहर में काम किए। तो इसका लाभ मिला कि, और सबसे बड़ी बात, जनता से कनेक्टिविटी तो होती है। मुझे किसी को मेरे मेयर चैम्बर पे मिलने के लिए पर्ची देने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वो सीधे आप अंदर आओ, एंटर हो, अपनी बात आप आसानी से कह सकते हो। तो एक बहुत बड़ा होता है। नहीं तो लोगों को सबसे बड़ी शिकायत ही यही होती है, टाइम नहीं दिया कि आप मिलते ही नहीं हो, आप कहाँ थे इतने समय तक। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि इससे आप ग्राउंड रियलिटी से भी जान पाते हो, और उसके अनुरूप आप अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए भी कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मैं मानती हूँ। और अभी हम जो देखते हैं स्थिति, क्योंकि एक तो सीधे निर्वाचन प्रक्रिया ना होकर के पार्षदों के द्वारा है, तो वो भी एक वीकनेस का बहुत बड़ा कारण है। और अब हम देखते भी हैं कि शहरी सरकार अपना दर्जा खो रही है। एक ऐसा लगता है सरकार के अधीन जो है वो इस समय जनप्रतिनिधि को, लेकिन खुद को आगे आना होगा, पार्षद मेयर को खुद को आगे आना होगा, खुद को काम करना होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, कर रहे हैं काम, पर हाँ, हम कमी तो महसूस कर रहे हैं कि निगम को, जब 2 निगम हो गए तो और बेहतर ढंग से काम करना है। डबल होना चाहिए था, लेकिन अभी काम होना चाहिए, क्योंकि सही बात है कि जैसे मैं भी अगर सोचती हूँ तो एक पूरे शहर को कवर कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब एरियाज़ छोटे हो गए सब, और ख़ास तौर से परकोटे का एरिया की समस्याएं बहुत अलग हैं, और जयपुर के बाहर जो परकोटे के बाहर की समस्याएं बहुत अलग है। तो कई बार ये समस्या भी बहुत आती थी कि जो परकोटे में रहने वाला मेयर होता, जो परकोटे से बाहर रहने वाले मेयर होते, वो परकोटे की समस्याओं को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अब चूँकि 2 मेयर हैं, दोनों परकोटा और ये 2 अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, तो ऐसे में काम करवाना, पॉलिसीज़ बनाना भी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मेरे को जो सबसे बड़ी जो कमी जो महसूस होती है वो होती है बोर्ड मीटिंग्स ना बुलाना। आपको बोर्ड मीटिंग्स तो बुलानी ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स बुलाने से आपके पास पार्षदों के सजेशंस आते हैं। हो सकता है हंगामा होता हो, देखिए हंगामा क्या, अगर आप एक मीटिंग करें तो हंगामा कितनी देर हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन बाकी टाइम समस्याएं निकल के। और अगर आप रेगुलर मीटिंग्स करेंगे तो हंगामे भी नहीं होंगे, उनकी भी जो क्यों कहें कि इंटेंसिटी भी, और उनका भी। और मैं तो ये मानती हूँ, जैसे मैं तो इस मामले में भी अपने आप को मैं संतुष्टि महसूस करती हूँ कि मेरे तो बोर्ड अगेंस्ट था,
77 में से 46 पार्षद उस समय बीजेपी के थे। उसके बावजूद जितनी बोर्ड मीटिंग्स मेरे समय पर हुई हैं उतनी कभी किसी मेयर के कार्यकाल में नहीं हुई। तो जनप्रतिनिधि को जब तक अपनी बात आप बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तब तक जनता की समस्याएं समझ में नहीं आएंगी और उन्हें दूर नहीं किया जा सकेगा। तो मुझे जो इस समय आप बोल रहे हैं ना कि क्या कमी और क्या कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो मैं सबसे बड़ी ये कमज़ोरी महसूस करती हूँ कि बोर्ड मीटिंग समाधान निकालें, ये बहुत ज़रूरी है और तभी हम शहरी सरकारों को मजबूत भी कर पाएंगे। और मैम परकोटे की बात करें, कहीं ना कहीं अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या है। निगम जो काम करता है उसके बाद भी कहीं ना कहीं फिर वापस उस पर कब्जा किया जाता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। देखिए, मैं कहूँगी परकोटे की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। परकोटे में अतिक्रमण ही नहीं, एक पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आप आ जाओ तो अपनी गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। तो ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं। अतिक्रमण की समस्या का तो मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे हमने जब उस समय चलाया तो एक आप बिना भेदभाव के काम करते हो ना तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और सहयोग भी करते हैं। हमने चांदपोल से लेकर के रामगंज तक बिना भेदभाव के अतिक्रमण हटाने का काम किया, चौपड़ पे से खंदे पे से या वहाँ जो अतिक्रमण हटाने का काम किया, तो आप देखेंगे कि उसमें लोगों ने खुद ने आगे बढ़ कर के सहयोग दिया। जैसे हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिछले कार्यकाल को अगर हम देखते हैं, जब बरामदे खाली हुए थे तो क्योंकि सारे बरामदों को एक साथ एक ही भावना के अनुरूप खाली करवाया गया, तो देखिए वो आज भी खाली है। लोगों ने उसमें सहयोग किया क्योंकि लगा लोगों को कि सुविधाएं हैं ये, तो बिना भेदभाव। लेकिन जहाँ पर अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम करोगे, एक को छोड़ा एक को किया, तो वहाँ पे फिर लोगों का विरोध होता है। तो ज़रूरत है कि बिना भेदभाव के हम, और ये तो बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर से, बल्कि मैं अतिक्रमण नहीं कहूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अवैध निर्माण ज़्यादा बड़ी समस्या है परकोटे में। आज क्या होता है, किसी एक मकान को तोड़ दिया जाता है, यहाँ पे कॉमर्शियल की परमिशन होती नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि कॉमर्शियल मॉल्स ही तैयार होते हैं। जैसे ही एक कॉमर्शियल मॉल तैयार होता है उसके में कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है, वो सारी पार्किंग सड़क पर आ जाती है और उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होने लग जाती है। इसकी वजह से रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम हमारे परकोटे को, हमारे हेरिटेज को तभी बचा पाएंगे जब यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ रहेंगे। हम इसको अगर ज़्यादा कॉमर्शलाइज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके इसका हेरिटेज स्वरूप जो है वो ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि हेरिटेज स्वरूप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं, लोगों की कला से, संस्कृति से, उन्होंने जो अपने घरों में जो बहुत पुरानी जो हमारा आर्ट है उसको जो संभाल करके रखा है, अपने घरों में जो संभाल के रख रखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो पुरानी पेंटिंग्स के माध्यम से हो, चाहे और हस्तशिल्प के माध्यम से हो, और चाहे वो यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने समय समय पर अपने घरों में करवाते रहते हैं उस वजह से हो, तो ये सब चीज़ों से हेरिटेज वैल्यू जो है वो बनती है। तो लेकिन हो यही रहा है कि मेरे को लगता है अतिक्रमण से ज़्यादा अवैध निर्माण जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है और उसका निश्चित रूप से निगम को बहुत सख्ती से उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उससे हम पार्किंग की समस्या में भी समाधान कर पाएंगे और जो है हेरिटेज वैल्यू को भी बचा पाएंगे। मैम, एक महिला होने के नाते कितने को भी ऐसी प्रॉब्लम भी आई कि कहीं फेस करना पड़ता है कि एक महिला है, शायद यहाँ पे पुरुष होता तो वो इजीली वो गोइंग कर जाता है। देखिए, मैं यूँ कहूँगी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी जगह कोई पुरुष होता तो उस काम को बेहतर ढंग से करता, लेकिन चूँकि मैं महिला थी तो मेरे सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। यूँ कहूँ बोर्ड मीटिंग में भी क्या नहीं किया गया, जूते उछाले गए, कुर्सी खींची गई, जो है हर तरीके से डीमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की गई कि महिला है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएगी तो हम उसका मोरल और डाउन कर दें, राउंड्स में निकलो तो गाड़ी की चाबी निकाल लेना, कचरा डाल देना गाड़ी पे, इस तरह की समस्याएं जो क्योंकि बीजेपी का बोर्ड था तो बीजेपी के जनप्रतिनिधियों द्वारा, पार्षदों द्वारा इस तरह की घटनाएं कई बार की गई। सिर्फ इसी वजह से एक तो बीजेपी को ये हजम करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कांग्रेस की मेयर कैसे बन गई, और दूसरा एक महिला क्या इतने बड़े शहर को इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चला पाएगी। तो उन्होंने एक बहुत तरह की हर तरह से डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाता है महिला को, तो वो बिल्कुल किया गया और निश्चित रूप से उससे कई बार आपको समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं, आपको कई बार चुनौती का सामना करना मुश्किल भी लगता है।
लेकिन चूँकि मेरे परिवार का मेरे साथ सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का मैं यूँ कहूँगी कि बहुत बड़ा सपोर्ट और साथ था कि उन्होंने कभी मेरे मॉरल को डाउन नहीं होने दिया, बल्कि हर जगह पे सपोर्ट किया। तो इस वजह से जो यूँ कहूँ कि मैं काम को बेहतर ढंग से करता। तो मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि पुरुष होता तो इस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से करता, लेकिन हाँ, महिला होने के नाते मुझे चुनौतियों का सामना ज़रूर ज़्यादा करना। पुरुष मेयर जो रहे हैं उनसे ज़्यादा मैंने राउंड्स किए हैं, पुरुष मेयर्स जितने रहे हैं तो उनसे ज़्यादा मैंने बोर्ड मीटिंग्स बुलाई हैं, पुरुष मेयर्स ने जितने नवाचार यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए किए तो उससे ज़्यादा नवाचार, क्योंकि मैंने अपने जो हमारा कंप्लेन सेल था उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया, मेरे घर पे कंप्लेन सेल को स्ट्रॉन्ग किया, राउंड टेबल मीटिंग्स चलाई। हम न्यूरम के तहत जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो था उसके तहत हम 12,000 मकान बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली से सेंक्शन करवा करके लाए। हमने 400 करोड़ का सीवर का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर फाइनल कर लिया था, वर्क ऑर्डर हो गया था, सरकार चेंज हो गई इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हम नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाने का काम किया। तो जो काम हम सोच सकते थे कि किया जाना चाहिए वो सभी काम किए। इसलिए ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि पुरुष होते ज़्यादा बेहतर ढंग से करते, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि पुरुषों को चुनौतियों का सामना कम करना पड़ता है। मैम, क्या मैं आपकी एजुकेशन पूछ सकती हूँ? मैंने मैं फ़िज़िक्स से ऑनर्स थी, बीएससी ऑनर्स किया मैंने महारानी कॉलेज से। मैं एमएससी हूँ मैं मैथमेटिक्स से, और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली करीब 2-3 साल पहले जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ में डॉक्टरेट की डिग्री ली है, पीएचडी किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निश्चित रूप से जो धरने पर जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, उन्होंने कोविड के समय पर बहुत काम जो है वो किया है और लोगों की उस समय पे मदद की जब उनके परिजन जो है वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं आगे आ रहे थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उस समय कोविड में आवश्यकता थी बहुत सारे स्टाफ की और बहुत सारे लोगों की कि जो इस काम को कर सकें, और आज शायद हम उतनी ज़्यादा आवश्यकता जो है वो महसूस नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने लंबे समय से इतने सारे लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, बहुत तेज़ गर्मी में वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसे में सरकार को बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि इनकी समस्या का भी समाधान हो जाए, और सरकार को भी कानूनन तरीके से जिस तरीके से एक सुविधा दी जा सकती है उस तरीके से जो है वो सुविधा दी जा सके। तो एक बातचीत का जो है वो ज़रिया जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, और मुझे लगता है उन्होंने शायद समय समय पर बात की भी है लेकिन बात हो नहीं पाई है। मुझे लगता है कि ये राज्यसभा के चुनावों के बाद निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी और गंभीरता से भी लेंगे, और गंभीरता से लेकर के जो बेस्ट जो रास्ता निकल सकता है उनको राहत देने का वो निश्चित रूप से निकाला जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं बात पहुंचाइए कि उनकी अभी भी एक भी रूप से मैं जब उनसे मिल करके भी आई थी और मैंने अपनी ओर से, उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया था और मैंने अपनी ओर से उस ज्ञापन को माननीय चिकित्सा मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया भी था। लेकिन चूंकि ये बात सही है कि पिछला कुछ समय जो है वो काफ़ी चिंतन शिविर भी था और हाँ, एक व्यस्त कार्यक्रम ज़रूर था, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनकी उस बात को वापस सरकार तक पहुंचाने का ज़रूर काम करूंगी, जिससे कि उनकी बात जो है मजबूत तरीके से पहुंच सके, सुनी जा सके और कोई ऐसा रास्ता जो कि उनके लिए बेस्ट हो, राहत दे सके, वो रास्ता निकाला जा सके। एक उनकी ये समस्या है कि उनके जो एक साथी थे उसने सुसाइड कर लिया, तो सरकार की तरफ से या जितने भी वहाँ पे लोग पहुँचे किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, उनके मन में बहुत रोष है इस बात को लेकर। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि संघर्ष करने में, जब आप संघर्ष करते हो और अगर आप सुसाइड करते हो, ये दो बहुत ही विपरीत बातें होती हैं। संघर्ष वही कर सकता है जो मजबूत है, और सुसाइड करना तो बहुत बड़ी कमज़ोरी की निशानी है। तो मैं अपील करना चाहूँगी कि आप अपने संघर्ष को मजबूती दीजिए, कमज़ोरी मत दीजिए। संघर्ष जितना, देखिए कोई भी आंदोलन हो, कई बार समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष वही कर पाता है जो मजबूती से उस संघर्ष को करने के लिए अपनी ताकत लगाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आपकी कमज़ोरी को जाहिर करती हैं।
तो मैं ये मेरी ओर से मैं ये मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे सबसे आग्रह करना चाहूँगी, संघर्ष करिए। कोई लोकतंत्र में अपनी बात को कहना, धरना देना, प्रदर्शन करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जो है वो मजबूती से करिए और इस तरह की घटनाओं को ना होने दें। ये आपकी कमज़ोरी को दिखाएगा, आपके संघर्ष को कमज़ोर करेगा। निश्चित रूप से देखिए, किसी की जान जाती है, दुख होता है, परिवार को दुख होता है, हमको भी दुख होता है। इसलिए हमारी सहानुभूति भी उस परिवार के साथ भी है, लेकिन फिर कहना चाहूँगी अपना संघर्ष मजबूती से करिए और इस तरह की सुसाइड की घटना से अपने संघर्ष को कमज़ोर ना बनाइए।